नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्रिपाठी। मालदा का सच आखिर क्या है? क्यों एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन में शामिल जनता उग्र भीड़ के रूप में बदल गई? शुरुआती जांच में इस प्रकरण में हिंसा के साफ प्रमाण दिखाई देते हैं, पर इस मामले पर हो रही सियासत ने नया रुख दे दिया है। प्राइम टाइम में हम जानेंगे मालदा प्रकरण की पूरी हकीकत और साथ ही नजर डालेंगे अरविंद केजरीवाल के मिशन पंजाब पर, क्योंकि अब दिल्ली फतह करने के बाद केजरीवाल टीम की नजर पंजाब राज्य पर है। और अंत में देखेंगे पठानकोट के जख्मों पर मरहम लगाने का दावा क्या सही साबित हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम की। पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर सवालों की बौछार पड़ गई है। हालांकि बीजेपी को इसका राजनीतिक फायदा जरूर मिल रहा है, लेकिन सवाल काफी हैं और बहुत सीधे हैं। पर इन सवालों से राज्य सरकार एक बार फिर से कटघरे में आ गई है। इसे लेकर बीजेपी पर भी सवाल कम नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि मालदा के सच से अभी तक पर्दा नहीं उठा है। उग्र भीड़ ने जिस तरह से उत्पात मचाया, उसके पीछे का सही कारण अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि बीजेपी इस मामले पर खासकर दिलचस्पी दिखा रही है। अमित शाह की जांच टीम को हिरासत में लिए जाने के बाद यह बवाल और भी ज्यादा बढ़ गया। जेडीयू की ओर से सांसद गुलाम रसूल ने इस पूरे मामले को लेकर विरोधियों को चेताने की कोशिश की है और साथ ही इस मामले पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी। वहां एक जुलूस निकला, जुलूस में लोग आए, शांतिपूर्वक गुजर गए। जुलूस खत्म होने के बाद कुछ लोग जो वापस जा रहे थे, उन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं और उसमें से बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। फुटेज मौजूद है, वो क्लियर कर दिया है कि कौन लोग दोषी थे। और चूंकि ये बंगाल में 100 दिनों के बाद चुनाव का डिक्लेरेशन होना है ना, तो ये सारा कुछ एक एक बच्चा, एक एक फर्द ये जान गया है कि बंगाल में चुनावी मुद्दा किसी के पास नहीं था। बनाने का असफल प्रयास किया गया है। किसी ने भी ये हरकत की है वो निंदनीय है और कानून अपना काम कर रहा है। कई लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, लेकिन देश को आग लगा करके, थाने को आग लगा करके, कानून को हाथ में ले करके, कुछ लोगों को आगे बढ़ा करके अगर कोई चाहता हो कि मैं सत्ता में आ जाऊंगा तो वो कायर है। उसने जनता से फ्रॉड किया है। डायरेक्ट फेस टू फेस जनता के बीच जाने की उसमें क्षमता नहीं है, इसलिए षड्यंत्र रचा गया है। बाकी इसमें कहीं कोई बात न थी, न है, न कोई मुद्दा ही था। तो जो लोग भी थे, मेरा भी डिमांड है कि उनको अरेस्ट करके कानूनी कार्रवाई की जाए। वो हो रहा है। अब उस पर भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ सहयोगी लोग हैं, वो सबके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। अगर कोई टीवी वाला, मीडिया वाला, अखबार वाला, सीबीआई वाला, कोई माई का लाल अगर ये सिद्ध कर दे, साबित कर दे कि बलियाबी उस जुलूस में या उस कार्यक्रम में थे, तो मैं उसको मर्द का बच्चा जानूंगा। ये मार्केटिंग करने के लिए, कारोबार करने के लिए देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाली जो शक्ति थी, जो संसदा थी, बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है कि इस वक्त सत्ता और राजनेताओं के कोठे की जीनत बन गई है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पठानकोट हमले के शहीदों के परिजनों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल 13 जनवरी को शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, तो वहीं 14 जनवरी को पंजाब में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल के दौरे को राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि पंजाब में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं
और आम आदमी पार्टी जरूर अपना जनाधार मजबूत करना चाहेगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर हमारे संवाददाता मुकेश गुप्ता ने पड़ताल की और जानने की कोशिश की केजरीवाल दौरे के सही मायने। दिल्ली के दंगल में सभी को चारों खाने चित करने के बाद अब अरविंद केजरीवाल पंजाब में पावर पंच लगाने के जुगाड़ में हैं। अगले साल पंजाब में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली के सीएम 14 जनवरी को अपनी ताल ठोकने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल 14 जनवरी को मुक्तसर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल पठानकोट भी जाएंगे। यहाँ पर वो पठानकोट हमले में शहीदों के परिवारजनों से मुलाकात करेंगे। हालांकि सीएम केजरीवाल इससे पहले भी कई बार पंजाब जा चुके हैं, लेकिन इस बार केजरीवाल की सभा को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां पर अरविंद केजरीवाल की झाड़ू लोकसभा चुनाव में जमकर कमाल दिखा पाई थी। वैसे बात है विधानसभा चुनाव की है तो टीम केजरीवाल यहां भी बादल और कांग्रेसी खेमे के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गई है। हालांकि खुद अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि पंजाब की राह इतनी आसान नहीं है, लेकिन दिल्ली में जीत के बाद पार्टी में उत्साह 7वें आसमान पर है। दिल्ली विधानसभा चुनावों में जोरदार जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी मिशन पंजाब में जुड़ गई है। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नज़र अब 2017 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 14 तारीख से पंजाब में औपचारिक तौर पर विधानसभा चुनावों की ताल ठोकेंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल पंजाब में नेतृत्व का उठ रहा है। पंजाब में कहने को आम आदमी पार्टी के 4 सांसद हैं, लेकिन चारों ही सांसदों के बीच जिस तरह की गुटबंदी देखी जा रही है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। हालांकि पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस रैली को सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है और देखना यही है कि जब अरविंद केजरीवाल पंजाब की धरती पर पंजाब के लोगों को संबोधित करेंगे तो उनका जलवा क्या असर दिखाएगा। हालांकि पंजाब और राजधानी दिल्ली के चुनावी मुद्दे बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर लोगों के साथ फ्री वाईफाई, बिजली पानी सहित तमाम मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था, जबकि पंजाब की सियासत दिल्ली की सियासत से बिल्कुल अलग है। देखना यही है पंजाब में प्रकाश सिंह बादल सरकार और कांग्रेस के खिलाफ अरविंद केजरीवाल किस तरह से मोर्चा खोलते हैं और पंजाब के लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को किस तरह से अपना समर्थन देते हैं। 14 जनवरी को माघी के मेले के मौके पर आम आदमी पार्टी को पंजाब पहुंचना है, तो साथ ही पार्टी नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पंजाब में बड़े चेहरे में आम आदमी पार्टी में भी कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं में गुटबाजी भी है। जैसे ही पंजाब आम आदमी पार्टी के अंदर लोगों को इस बात की भनक लगी कि हरकेश सिंह सिद्धू और आर भारद्वाज के बाद एक और IAS अधिकारी जसबीर सिंह बीर पार्टी की झाड़ू उठाने को तैयार है, तो पार्टी में एक अजीब सा माहौल देखने को मिला। कांग्रेस को लेकर पार्टी का सारा फोकस मालवा पर है, क्योंकि मालवा के जिलों से ही सबसे ज्यादा वॉलंटियर्स कॉन्फ्रेंस में आएंगे। इसमें मुक्तसर साहिब, बठिंडा, मनसा, संगरूर, फरीदकोट, फिरोजपुर, फजिल्का और मोगा शामिल हैं। संगरूर के बतौर सांसद भगवंत मान प्रतिनिधित्व करते हैं और फरीदकोट से भी पार्टी के डॉक्टर सिद्धू सांसद हैं। वही पार्टी के स्टार कैंपेनर भगवंत मान की माने तो रैलियों की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। देखना यही होगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सियासत पंजाब के जमे जमाए वोट बैंक पर कितनी सेंध लगा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो पंजाब के पठानकोट जाने वाले अरविंद केजरीवाल, लेकिन यह बात सही है कि पठानकोट हमले के बाद से हर दिन दोनों ही देश यानी कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच कई बदलाव आ चुके हैं। इन रिश्तों को सुधारने की कोशिश लगता है एक बार फिर से ठंडी पड़ गई है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को जो पुख्ता सबूत पेश किए हैं उसे पाकिस्तान ने मानने से साफ इनकार कर दिया है। आतंकी हमले की जांच को लेकर पाकिस्तान की ओर से भारत को मिले जुले संकेत दिए जा रहे हैं। पंजाब के पठानकोट में एयरफोर्स बेस पर बीते हफ्ते हुए आतंकी हमले के संबंध में गुरदासपुर के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीधी नजर रखे हुए है। सूत्रों के मुताबिक NIA मंगलवार को फिर सलविंदर सिंह के हमलों के मद्देनजर पूछताछ कर सकती है। वहीं NIA सलविंदर सिंह का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करने पर विचार कर रही है। इससे पहले पठानकोट वायुसेना ठिकाने पर हुए आतंकवादी हमले के सिलसिले में
पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सलविंदर सिंह से सोमवार को एनआईए ने 8 घंटे तक पूछताछ की, जिस दौरान जांचकर्ताओं को दिए उनके बयानों में विरोधाभास नजर आए। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि एनआईए उन 4 आतंकवादियों के शवों की पहचान करने की भी कोशिश कर रही है, जिनके शव हमला स्थल से मिले थे। इसके इंटरपोल से जारी एक ब्लैक नोटिस पाया है। किसी देश में अज्ञात शवों के पाए जाने पर उसकी पहचान के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सूत्रों ने बताया कि एनआईए ने शव के कुछ हिस्से भी CFSL को भेजे हैं, ताकि ये पता चल सके कि क्या वे शव उन शेष 2 आतंकवादियों के हैं जो सुरक्षा बलों के साथ 80 घंटों तक चली मुठभेड़ में शामिल थे। इस हमले में 7 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे। सलविंदर सिंह यहां एजेंसी मुख्यालय में पहुंचे। उनसे सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक गहन पूछताछ की गई और पूछताछ के लिए फिर से आने को कहा गया। एजेंसी सूत्रों ने उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने की बात से इनकार नहीं किया। पूछताछ कल भी जारी रहेगी, जब उनके रसोइये मदन गोपाल से भी पूछताछ होगी। इस बीच सत्तासीन बीजेपी अब ये भी मानकर चल रही है कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान जीरो टॉलरेंस अपनाएगा और कड़ी कार्रवाई करेगा। पहले से जब भी भारत पर हमला होता था किसी भी सरकार के समय में, तो भारत की ये मांग होती थी कि आप ज्वाइंट प्रोब कीजिए, टेररिस्ट के खिलाफ एक्शन लीजिए। लेकिन कभी गंभीरता से पाकिस्तान ने इस विषय को नहीं लिया। इस बार उन्होंने वो बनाया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर पाकिस्तान चलेगा और जो लोग पाकिस्तान की सरजमी से भारत पर हमले कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्ट करेगा, ऐसी उम्मीद हमें है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे हमले के बाद काफी चिंतित हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को इस पर एक्ट करना चाहिए। पूरी दुनिया का भी दबाव पाकिस्तान पर है, क्योंकि टेररिज्म के नाम पर कोई समझौता न दुनिया करने को तैयार है न भारत करने को तैयार है। तो हम अपेक्षा करते हैं कि जरूर सख्त कदम टेररिस्ट के खिलाफ पाकिस्तान उठाएगा, ऐसी अपेक्षा है। पठानकोट में जो आतंकवादी हमला हुआ उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है और उस आक्रोश का जो प्रकटीकरण है, जब नवाज शरीफ साहब का फोन आया हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, तो उन्होंने उनको स्पष्ट किया और कहा कि समय सीमा के अंदर आतंकवादियों के खिलाफ, संगठनों के खिलाफ जो संगठन है वह उनका कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अच्छी बात यह रही कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। जहां तक एक बीजेपी इतना सब होने के बाद भी पाकिस्तान से आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की उम्मीद लगाए है, तो वहीं विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने साफ कहा है कि कठोर कदम उठाए बिना काम नहीं चलेगा और जो सबूत पाक को भारत की तरफ से सौंपे गए हैं उन्हें सार्वजनिक किया जाए। If this is true, it's a first step, but it's not the last step, because we've been through this before. At the time of 26/11 also, there was a special court that was set up, but 8 years later, we're more or less where we were. So in these circumstances, I would like confirmation. I'd also like to see whether there's more information on this. And it's more important than all this is what is the reaction of the government of India. There too there seems to be confusion as far as even this morning's events indicate. हाल ही में लगातार हो रही पाक की तरफ से लेट लतीफी पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आखिरकार कह दिया कि जब तक दर्द देने वालों को दर्द नहीं तो काम नहीं चलेगा। मैंने उसमें भी ये भी कहा कि आप उससे कुछ अर्थ निकालो मत, ये भी कहा मैंने। तो मैं उसका बेसिक प्रिंसिपल बोल रहा हूँ कि जब तक हम लोग उनको दर्द नहीं पहुँचाएंगे, जो कोई हो, मैं एक स्पेसिफिक इशू में नहीं बोल रहा हूँ, तब तक ऐसे इंसिडेंट कम नहीं होंगे। But that there has to be a change in policy of the government in that way. So the previous UPA was against this policy. I have what against. If someone comes and hammers you, you should keep quiet. ऐसी पॉलिसी थी। आप उसको ज्यादा इसके आगे वो लेके मत जाइए। What I am saying is basically history tells you that those who damage you, if they don't realize what pain they inflict, then they don't change. बस मैं इतना ही, जो इंडिया ने पाकिस्तान को सौंपे, आपको लगता है कि पाकिस्तान उस पर कुछ कार्रवाई करेगा? मैं उसके बारे में आप देखिए।
इन सब बयानों से इतर पाकिस्तान ये बार बार कह रहा है कि पाक की तरफ से हो रही कार्रवाई पर भारत पूरा भरोसा जताए, शुरुआती जांच से पूरे मामले को ना समझा जाए। अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने जॉइंट प्रोब का ऐलान किया है तो ये बड़ी अच्छी बात है। सबको इस पे साथ काम करना चाहिए। इसलिए टेररिज्म जो है ना पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है ना हिंदुस्तान के लिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और मैं कहती हूं कि नवाज शरीफ ने सही काम किया है अगर उनने ये प्रोब की ये शुरू की है। सूत्रों ने दावा किया कि गोपाल का सलविंदर सिंह से आमना सामना भी कराया जा सकता है, क्योंकि सिंह आतंकवादियों द्वारा अपने कथित अपहरण के बारे में अभी तक कई अहम सवालों के स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि एनआईए ने उनके रसोइये मदन गोपाल को भी पूछताछ के लिए मुख्यालय में तलब किया है और अगर जरूरत पड़ी तो दोनों को आमना सामना कराया जाएगा। 1 और 2 जनवरी की दरमियानी रात आतंकवादियों के घुसने के फौरन बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने यह मामला अपने हाथों में लिया था। एनआईए ने सलविंदर सिंह को तलब किया क्योंकि आतंकवादियों ने वायुसेना ठिकाने में घुसने से पहले उन्हें नववर्ष की रात को अगवा कर लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं दूसरी ओर पठानकोट हमले पर सियासत नहीं थम रही है। आतंक के उन पलों को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पर इस पर हो रही सियासत और ज्यादा दर्द दे रही है। विरोधियों के निशाने पर आ चुकी बीजेपी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर घिरी है। कांग्रेस से लेकर आरजेडी हर दल बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी बचाव की मुद्रा में। वहां का गवर्नमेंट बतावे आतंकवादी कहां से आए, कौन है, वो बताना पड़ेगा ना लोगों को। सर, आपको लगता है कि भारत ठीक तरह से जवाब नहीं दे पा रहा है? अब भारत सरकार तो, नरेंद्र मोदी की सरकार तो देश की सुरक्षा में फेल हो चुकी है, पूरी तरह से बुरी तरह से फेल है। इनको न बताना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को और भाजपा सरकार को कि हमारे घर के अंदर आके पठानकोट में देश का उच्चतम कोटि का जो हमारा एयर बेस है कैसे आके मार के चला गया। हर व्यक्ति को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर इंटरनेशनल कमेंटेटर बनने की जरूरत नहीं है, हम एक्सपर्ट्स बनने की जरूरत नहीं है। हम जो है वो जिन हाथों में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल हैं, जिन हाथों में राष्ट्रीय सुरक्षा का काम है, वो एक मजबूत हाथ है, अनुभवी हाथ है और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध हाथ है। वो अच्छी तरह से उन ताकतों से निपटना जानता है, उन देश के दुश्मनों से निपटना जानता है जो देश पर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इसलिए हमें लगता है कि जो भी डेवलपमेंट होगा उन डेवलपमेंट्स को देखते हुए जो हमारे जिन हाथों में राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जो सुरक्षा बल है, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सरकार है, वो उपयुक्त कदम उठाएगी। तो बीजेपी सरकार पूरी तरीके से सुरक्षा के मुद्दे को लेकर घिरी हुई है और साथ ही साथ कांग्रेस के साथ जो अन्य विरोधी दल हैं वो भी सरकार पर सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार के लिए चिंता की बात यह भी है कि जो सबूत अभी तक की जांच के आधार पर पाकिस्तान को दिए गए हैं, पाकिस्तान ने वो सबूत भी अपनाने से, उन्हें मानने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके चलते भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों के बीच रिश्तों में जो गर्माहट लाने की कोशिश की जा रही थी वो कोशिश अब धीरे धीरे ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उम्मीदें खत्म हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से जांच में पूरा सहयोग करने का दावा किया है और पूरी सहायता करने की भी बात पाकिस्तान की ओर से कही गई है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।